नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है जोसेफ नुंगुएन की किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक का एक गहरा विश्लेषण। इसका जो मूल आइडिया है वो है सोचना ही दुख है, आंतरिक शांति पाना। है ना दिलचस्प कि कैसे हमारे अपने ही ख्याल, हमारे विचार हमारी परेशानी की वजह बन सकते हैं। और उससे भी कमाल की बात यह कि कैसे उन विचारों से थोड़ा हटकर, उनसे खुद को अलग करके हम सचमुच शांति पा सकते हैं। सुनने में तो ये बड़ा आसान लगता है, पर इसमें गहराई बहुत है। तो चलिए आज इसी में उतरते हैं, देखते ही हमें क्या सिखाता है। बिल्कुल। और देखिए, ये विषय आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत ज्यादा मायने रखता है। हम सब कहीं ना कहीं मन में लगातार कोई ना कोई चिंता, कोई डर या शक की आवाज से जूझते ही रहते हैं। ये जो समरी है, ये हमें न सिर्फ इस प्रॉब्लम की जड़ तक ले जाती है, बल्कि इससे निकलने के कुछ प्रैक्टिकल व्यावहारिक रास्ते भी दिखाती है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, एक तरह का मेंटल टूल किट है। हाँ, टूल किट, सही कहा। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी बात से, विचारों की प्रकृति। ये होते क्या है? ये समरी हमें याद दिलाती है कि विचार मन में बस आते जाते रहते हैं, जैसे आसमान में बादल। और सबसे जरूरी बात जो यहां निकल कर आती है, हम अपने विचार नहीं हैं। हम वो आसमान हैं, वो खाली जगह जिसमें ये विचार वाले बादल तैर रहे हैं। किताब में साफ लिखा है, विचार सिर्फ मानसिक घटनाएं हैं और विचार आप नहीं हैं। यहीं पर एक और बहुत काम की बात कही है। हमारा दिमाग, हमारी ये सोचने की शक्ति है तो एक बेहतरीन टूल। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम इस टूल को अपना मालिक बना लेते हैं। जब हम इसके कहे हर विचार पर, खासकर वो नेगेटिव वाले विचारों पर, आंख बंद करके यकीन करने लगते हैं। जैसा नुगवेन कहते हैं, दिमाग एक टूल है, मालिक नहीं। ये छोटी सी लाइनें पर सोचने पर मजबूर करती है ना। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर दुख इसी गलत पहचान से शुरू होता है। जब हम खुद को अपने विचारों से एकदम जोड़ लेते हैं, मैं चिंतित हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं नाकामयाब हूँ, तो हम उन विचारों से जुड़ी जो भावनाएं हैं ना, उनके जाल में फंस जाते हैं। गुस्सा, निराशा, डर, ये सब उसी पहचान का नतीजा है। लेकिन जिस पल हम ये समझते हैं कि अरे, विचार तो बस मन की स्क्रीन पर चलने वाले शो की तरह हैं, पॉपअप्स जैसे, हम उनसे एक दूरी बना पाते हैं। और यही दूरी हमें भावनाओं के उतार चढ़ाव से बचाती है और जिंदगी में एक स्पष्टता, एक क्लैरिटी लाती है। हम कह सकते हैं कि हम विचारों के ड्रामा में एक्टर बनने के बजाय ऑडियंस बन जाते हैं। ऑडियंस बन जाना, ये बात हमें अगले अहम पॉइंट पर ले जाती है। ये किताब हमारे अंदर काम करने वाले दो हिस्सों का जिक्र करती है। एक है सोचने वाला, द थिंकर। ये हमारे मन की वो आवाज है जो लगातार कमेंट्री करती रहती है, और ज्यादातर नेगेटिव। यही आवाज है जो डर पैदा करती है, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। शक डालती है, तुम ये नहीं कर सकते। पुरानी बातों पर अफसोस करती है, तुम्हें वैसा नहीं कहना चाहिए था। हम सब इस आवाज को अच्छे से जानते हैं। और फिर दूसरा हिस्सा है देखने वाला, द ऑब्जर्वर। ये कौन है? ये हमारा असली स्वरूप बताया गया है। वो शांत, स्थिर चेतना जो बिना किसी जजमेंट के, बिना कोई पक्ष लिए, बस उस सोचने वाले की बातों को सुन रही है, उसे देख रही है। जैसे कोई शांत झील हो जो अपने ऊपर तैरते बादलों के अक्स को बस देखती है, उनसे प्रभावित हुए बिना। यहां से चीजें वाकई इंटरेस्टिंग होने लगती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि असली बदलाव, वो ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान इस लगातार बकबक करने वाले सोचने वाले से हटाकर उस शांत देखने वाले में स्थित करता है। जैसे ही ये शिफ्ट होता है, विचारों का जादू, उनका हम पर जो एक कब्जा सा होता है ना, वो कमजोर पड़ने लगता है। किताब के अनुसार तब ये एहसास बिजली की तरह कौंधता है। अरे, ये तो बस एक विचार है, ये हकीकत थोड़ी है। आप उस विचार को देखते हैं, मानते हैं कि हाँ, ये विचार आया है, लेकिन आप उसके पीछे नहीं चल पड़ते हैं। ये मानसिक गुलामी से आजादी की तरफ पहला और सबसे अहम कदम है। जैसा गुवेन कहते हैं, जब आप खुद को सोचने वाले के साथ पहचानना बंद कर देते हैं, तब विचारों का कंट्रोल आप पर ढीला पड़ने लगता है। आप फिर से ड्राइविंग सीट पर आ जाते हैं। ये सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं। लेकिन सवाल ही उठता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे करें कैसे? जब चिंता या डर का विचार पूरी ताकत से आता है, तब इस देखने वाले को कैसे जगाएं? अच्छी बात यह है कि ये समरी कुछ बहुत ही सरल और असरदार टेक्निक्स भी बताती है। पहली तकनीक है नामकरण, लेबलिंग। बहुत सीधा सा तरीका है। जब भी कोई नेगेटिव विचार मन में आए, उसे शांति से मन ही मन एक लेबल दे दें।
एक नाम दे। जैसे अगर विचार है मैं ये इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाऊंगा, तो उसे लेबल करें, ओके, ये सिर्फ एक डर का विचार है, या ये भविष्य की चिंता वाला विचार है। ये छोटा सा स्टेप तुरंत उस विचार से एक दूरी बना देता है। आप उसे पर्सनल अटैक की तरह लेने के बजाय एक मेंटल पैटर्न की तरह देख पाते हैं। दूसरी तकनीक जो मुझे पर्सनली बहुत पावरफुल लगी, वो है सवाल पूछना, इंक्वायरी। जब मन में कोई कठोर या नेगेटिव विचार आए, खासकर अपने बारे में, तो रुकें और खुद से पूरी ईमानदारी से पूछें, क्या ये बात 100% सच है? जैसे अगर मन कहता है मुझसे तो हमेशा गलती हो जाती है, तो पूछें, क्या ये वाकई 100% सच है? क्या कभी भी मुझसे कुछ सही नहीं हुआ? स्रोत में बायरन केटी के द वर्क का भी जिक्र है, जो इसी तरह की सेल्फ इंक्वायरी पर आधारित है। और अक्सर आप पाएंगे कि हमारे सबसे मजबूत लगने वाले नेगेटिव बिलीफ भी पूरी तरह 100% सच नहीं होते। वो या तो बहुत बड़ा चढ़ाकर कहे गए होते हैं, ये बस पुरानी कंडीशनिंग होती है। और तीसरी तकनीक है वर्तमान में रहना, बी प्रेजेंट। ये शायद सबसे ज्यादा सुनी हुई तकनीक है, पर उतनी ही इफेक्टिव। जब विचारों का तूफान चल रहा हो, तो जानबूझकर अपना ध्यान अपने शरीर और अपनी इंद्रियों पर ले आएं। अपनी आती जाती सांस पर ध्यान दें, पैरों के नीचे जमीन को महसूस करें, अपने आसपास की आवाजों को सुनें बिना जज किए। पंखे की आवाज, बाहर ट्रैफिक का शोर, कुछ भी। कमरे का टेम्परेचर महसूस करें। ऐसा करने से हम विचारों की उस काल्पनिक दुनिया से निकलकर असलियत में यानी प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ जाते हैं। और ज्यादातर प्रेजेंट मोमेंट में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। इन तकनीकों की खूबसूरती है इनकी सादगी और इनकी व्यावहारिकता। ये कोई लंबे चौड़े साधनाएं नहीं है, बल्कि मानसिक आदतें बदलने के छोटे छोटे मगर असरदार तरीके हैं। ये हमें सिखाती हैं कि विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें दबाना नहीं है, क्योंकि उससे वो और मजबूत होते हैं। इसके बजाय उन्हें बस देखना है, उन्हें लेबल करना है या उनकी सच्चाई पर सवाल उठाना है। खासकर ये सवाल, क्या ये 100% सच है? ये हमारे दिमाग के ऑटो पायलट मोड को ब्रेक करता है। हम सालों से जिन नेगेटिव विचारों को सच मानकर ढोरे होते हैं, ये सवाल उनकी जड़ें हिला देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अपने विचारों के सिर्फ शिकार नहीं हैं, हम उनके निर्माता भी बन सकते हैं, या कम से कम उनसे दूरी तो बना ही सकते हैं। ये बात भी काफी अहम है कि विचार सिर्फ मन तक ही नहीं रहते, उनका सीधा असर हमारे शरीर पे पड़ता है। सारांश इस बात पे जोर देता है कि नेगेटिव विचार नेगेटिव शारीरिक भावनाएं पैदा करते हैं। ये सिर्फ एक मेंटल गेम नहीं है। हाँ, बिल्कुल। जैसे जब हमें चिंता का विचार आता है, तो हम उसे सिर्फ सोचते नहीं हैं, हम उसे फिजिकली महसूस करते हैं। किसी को सीने में जकड़न लगती है, किसी के पेट में गड़बड़ होती है, किसी की सांसें तेज हो जाती हैं, हथेलियों में पसीना आ जाता है। ये विचार शरीर में एक ठोस अनुभव बनकर सामने आते हैं। जैसा स्रोत कहता है, भावनाएं शरीर में होती हैं। ये एक फिजिकल रियलिटी है। गहरा दुख या तीव्र डर, तो उनसे लड़ने, उन्हें दबाने या उनसे भागने की कोशिश मत कीजिए। इसके बजाय बस रुकिए और उस भावना को, उस इमोशन को शरीर में महसूस कीजिए। वो शारीरिक सेंसेशन कैसी है, कहाँ महसूस हो रही है, वो गर्म है या ठंडी, फैल रही को है ये। बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बिना जजमेंट के, बस उसके साथ रहिए। ये सुनने में अजीब लग सकता है, पर तर्क ये है कि भावनाएं ऊर्जा की लहरों की तरह होती हैं। अगर हम उन्हें बिना रोक टोक के बहने दें, तो वे आती हैं, अपनी पीक तक पहुंचती हैं और फिर नेचुरली शांत हो जाती हैं। लड़ने से या दबाने से हम उस लहर को रोकते हैं और वो एनर्जी हमारे अंदर ही फंसी रह जाती है। इसीलिए कहा गया है, भावना को महसूस करें, उससे लड़े नहीं। ये रेजिस्टेंस के बजाय एक्सेप्टेंस का अभ्यास है। ये भावनाओं को स्वाभाविक रूप से गुजर जाने देता है। ये सारी बातें, विचारों को देखना, भावनाओं को महसूस करना, हमें इस किताब के सबसे गहरे और शायद सबसे सुकून देने वाले संदेश तक ले जाती हैं। जोसेफ नुनगुएन बड़े जोर देकर कहते हैं कि शांति, आनंद और प्रेम हमारी मूलभूत प्रकृति है, हमारा बेसिक नेचर है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें भविष्य में कुछ हासिल करने के बाद पाना है। ये हमारा असली स्वभाव है, जो हमेशा से हमारे अंदर है। सोत का ये वाक्य बहुत शक्तिशाली है। शांति, आनंद और प्रेम हमारी मूलभूत प्रकृति है। ये हमारी आम सोच से कितना अलग है। हम पूरी जिंदगी शांति को बाहरी चीजों में ढूंढते रहते हैं। ज्यादा पैसा मिल जाए, अच्छी नौकरी लग जाए, परफेक्ट पार्टनर मिल जाए, बड़ा घर हो। हम सोचते हैं कि जब ये सब मिल जाएगा तब हमें शांति मिलेगी। लेकिन ये किताब इस पूरी सोच को ही एक इल्यूजन, एक भ्रम बताती है।
नुनगेन कहते हैं शांति कुछ हासिल करने की चीज नहीं है, ये कोई भारी मंजिल नहीं है जिसे पाना बाकी है। ये हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, हमारा सोर्स कोड। प्रॉब्लम बस ये है कि हमारे लगातार चलते रहने वाले विचारों का शोर, वो सोचने वाले की जो नॉन स्टॉप कमेंट्री है, वो इस आंतरिक शांति पर एक पर्दे की तरह पड़ी रहती है। ठीक वैसे ही जैसे घने बादल सूरज को ढक लेते हैं, पर सूरज तो हमेशा वहीं रहता है, बादलों के पीछे। जैसे ही बादल हटते हैं, सूरज दिखने लगता है। उसी तरह जैसे ही हम विचारों के शोर को थोड़ा कम करते हैं या उनसे अपनी पहचान हटाते हैं, हमें अपने भीतर मौजूद उस शांति का अनुभव होने लगता है जो हमेशा से वहां थी। किताब कहती है शांति यहीं और अभी है, और जब आप विचारों के शोर को थोड़ा शांत करते हैं, आप पाते हैं कि शांति तो पहले से ही मौजूद है, उसे कहीं से लाना नहीं है, बस उस पर पड़े पर्दे को हटाना है, उसे पहचानना है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है, सार क्या है? अगर हमें कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है। पहला और सबसे जरूरी, अपने हर विचार पर, खासकर नेगेटिव और डराने वाले विचारों पर आंख बंद करके विश्वास करना बंद करें। याद रखें, वे सिर्फ मानसिक घटनाएं हैं, वे परम सत्य नहीं हैं। दूसरा, अपनी पहचान को उस लगातार चिंता करने वाले सोचने वाले से हटाकर उस शांत साक्षी देखने वाले पर ले आएं। ये समझें कि आप वो हैं जो विचारों को देख रहा है, न कि खुद विचार। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। तीसरा, ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट मोमेंट में, वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास करें। हमारा ज्यादातर दुख या तो अतीत को लेकर पछताले में होता है या भविष्य को लेकर चिंता करने में। वर्तमान क्षण में रहें, अपनी सांसों में, अपनी शारीरिक संवेदनाओं में, वही शांति है। और चौथा, और शायद सबसे हौसला देने वाली बात, आंतरिक शांति, खुशी, प्रेम, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये आपके अंदर ही है, किसी बाहरी परिस्थिति या उपलब्धि पर निर्भर नहीं है। इसे खोजने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही कहा। और ये नजरिया, ये पर्सपेक्टिव हमें अपनी जिंदगी की बागडोर वापस अपने हाथों में लेने की ताकत देता है। जब हम ये गहराई से समझ जाते हैं कि हम अपने विचार नहीं हैं, तो हम उन विचारों के इमोशनल उतार चढ़ाव के गुलाम नहीं रहते हैं। हम ये चुन सकते हैं कि किन विचारों को सीरियसली लेना है और किन्हें सिर्फ मेहमान की तरह आने जाने देना है। हम अपने मन के मालिक बन सकते हैं, उसके नौकर नहीं। और शांति वो कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि हमारे अंदर मौजूद एक सच्चाई है, जिसे बस विचारों के शोर के नीचे से उजागर करने की, डिस्कवर करने की जरूरत है। ये समझ हमें बाहरी परिस्थितियों से कहीं ज्यादा आंतरिक स्वतंत्रता, इनर फ्रीडम देती है। जाते जाते एक सवाल मन में छोड़ते हैं जो इस पूरी चर्चा से ही निकलता है। अगर ये सच है कि हम अपने विचारों के देखने वाले बन सकते हैं, उनसे अलग होकर उन्हें देख सकते हैं, तो क्या इसका ये मतलब भी है कि हम एक्टिवली ये चुन सकते हैं कि किन विचारों को अपनी एनर्जी देनी है, अपना ध्यान देना है, और किन विचारों को बिना उलझे बस जाने देना है? क्या हमारे पास अपने मेंटल फोकस को डायरेक्ट करने की ये शक्ति सचमुच है? इस पर सोचिएगा जरूर। वाकई ये एक गहरा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। अपने मन की फंक्शनिंग को समझना, ये जानना कि हम इन आते जाते विचारों से कहीं ज्यादा गहरे और स्थायी हैं, जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। इस समरी में दिए गए विचार हमें सिर्फ जानकारी नहीं देते, बल्कि सेल्फ रिफ्लेक्शन और इनर एक्सप्लोरेशन के लिए एक तरह का रोड मैप देते हैं। ये दिखाते हैं कि मेंटल क्लैरिटी और शांति पाना न केवल मुमकिन है, बल्कि शायद हमारे होने का सबसे नेचुरल तरीका है। बस हमें सही दिशा में देखना शुरू करना है, जो कि हमारे अपने अंदर ही है। क्या आप जिंदगी बदलने वाली किताबें पढ़ना चाहते हैं पर टाइम नहीं है? चिंता मत कीजिए। बुक बाइट्स पॉडकास्ट पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स की शॉर्ट और पावरफुल समरी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबों की कमाल की सीख हिंदी में सुनिए। बस अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड मिस न हो। ज्ञान का ये सफर आपके साथ ही पूरा है।